अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर के फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं, डाउन ऑफ मॉडर्न फ़िज़िक्स। बेटा कहा जाता था कि शुरू में ना फ़िज़िक्स को टू कैटेगरीज़ में जो है मतलब फ़िज़िक्स का नॉलेज जो है ना इसको टू कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है क्लासिकल फ़िज़िक्स और सेकंड जो है वो मॉडर्न फ़िज़िक्स है। 19th सेंचुरी तक कहा जाता था कि क्लासिकल फ़िज़िक्स जो है वही फ़िज़िक्स है, ठीक है, क्योंकि हमारे डेली रूटीन में जितने भी फिनोमेनास हो रहे हैं वो डिपेंड करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स फ़िज़िक्स पर, ठीक है। तो 19th सेंचुरी तक यही कहा गया कि फ़िज़िक्स क्लासिकल फ़िज़िक्स ही बेसिक फ़िज़िक्स है। लेकिन क्लासिकल फ़िज़िक्स जो थी वो कुछ फिनोमेनास को एक्सप्लेन करने में नाकाम रही, लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या अमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ले लें, ठीक है। जब गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में रखते हैं तो जो फोटॉन्स अमिट होते हैं उनको स्टडी करने में, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो स्पीड लाइट की स्पीड के साथ ट्रैवल करते हैं उनको ये स्टडी करने में नाकाम रही, ठीक है। तो फिर एक और फ़िज़िक्स की ज़रूरत पड़ी। तो 19th सेंचुरी के बाद जो 20th सेंचुरी थी, 20th सेंचुरी में जो है एक फ़िज़िक्स इंट्रोड्यूस करवाई गई, वो थी मॉडर्न फ़िज़िक्स। और मॉडर्न फ़िज़िक्स के टू मेन फीचर्स थे। वो फर्स्ट वन था रिलेटिविस्टिक थ्योरी एंड सेकंड क्वांटम थ्योरी। ऑर्डिनरी प्रोसेसेस के लिए क्लासिकल फ़िज़िक्स अच्छी है, लेकिन अगर ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज़ बहुत छोटा हो और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो तो बेटा उनके लिए हम या तो रिलेटिविटी थ्योरी जो है अप्लाई करते हैं या फिर क्वांटम थ्योरी अप्लाई करते हैं। इसलिए 20th सेंचुरी में जो फ़िज़िक्स इंट्रोड्यूस करवाई गई या जो 20th सेंचुरी में फ़िज़िक्स यूज़ हुई वो क्या कहलाती है? मॉडर्न फ़िज़िक्स। लेकिन 19th सेंचुरी में फ़िज़िक्स कौन सी थी? क्लासिकल फ़िज़िक्स। Relative motion. The continuous change of position of a body with respect to a second body or a reference point is called a relative motion. बेटा अगर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट से अपनी पोजीशन मुसलसल चेंज कर रही है तो हम कहते हैं कि ये बॉडी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट से रेस्ट मोशन में है, ठीक है, मोशन में है। मोशन एंड रेस्ट आर द रिलेटिव क्वांटिटीज़, ठीक है। मोशन और रेस्ट क्या रिलेटिव क्वांटिटीज़ है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं। अगर एक बॉडी, हम यही कह सकते हैं ना कि ये बॉडी रेस्ट पर है, कोई दूसरी बॉडी लेंगे जो मूव कर रही होगी तो उसके अकॉर्डिंग कहेंगे कि उस बॉडी की रिस्पेक्ट से ये बॉडी रेस्ट में है। और इसी तरह अगर हमने किसी मोशन की बॉडी को जो है वो जाहिर करना है तो हम कहेंगे कि ये बॉडी मूव कर रही है इस बॉडी की रिस्पेक्ट से। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव क्वांटिटीज़ हैं। Absolute rest or motion cannot be possible on earth because it is also revolving around the sun. अर्थ पर बेटा ना तो हम ये कह सकते हैं कि कोई बॉडी जो है वो प्रॉपर रेस्ट पर है और ना हम ये कह सकते हैं कि कोई बॉडी जो है वो एब्सोल्यूट मोशन परफॉर्म करे। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स है बेटा, लाइक लेट द cars A and B are moving in any direction with constant velocities. If a person in car B and a car A is in rest relative to each other, a ball thrown vertically upward has same result for both observer. Now consider the car. अच्छा देखिए, सपोज करें कि हमारे पास टू कार्स हैं, कार ए एंड कार बी। कार ए और कार बी में जो भी जो है वो बैठा कोई भी, मतलब कार ए में भी कोई बैठा होगा, कार बी में भी कोई बैठा है। तो कार अगर कार ए में जो बैठा है वो भी रेस्ट पर है और कार बी में जो बैठा है वो भी रेस्ट पर है, ठीक है। यहाँ कार ए को भी आपने रेस्ट पर लेना है और कार जो है कार बी जो है, दोनों मतलब बेटा कार ए और कार बी जो है वो किसी डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं। लेकिन इस कार ए और कार बी के अंदर जो भी पर्सन बैठा होगा वो रेस्ट पर है, ठीक है, क्योंकि कार मूव कर रही है और पर्सन तो मूव नहीं कर रहा। इसी तरह जब कार ए और कार बी मूव कर रही होंगी और उस वक्त वर्टिकली कोई बॉल जो है वो मतलब फेंकी जाए तो अब कार ए और कार बी की रिस्पेक्ट से बॉल जो है वो मतलब दोनों के लिए सेम विजन्स होगा, मतलब दोनों के अकॉर्डिंग बॉल जो है वो मूव कर रही है। अब बॉल थ्रो वर्टिकल इट्स सेम रिजल्ट फॉर बोथ ऑब्जर्वर, ठीक है, दोनों ऑब्जर्वर को यही नज़र आ रहा है कि बॉल जो है वो मूव कर रही है। देखिए ना कंसीडर द कार ए इज़ एट रेस्ट। अब कंसीडर करें कि कार ए रेस्ट पर है जबकि बी जो है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी एक जैसी है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। द पर्सन इन कार बी थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अपवर्ड। अब कार बी में से एक पर्सन ने
ऊपर की तरफ एक बॉल फेंकी है, ही विल रिसीव द बॉल स्ट्रेट डाउनवर्ड, उससे नीचे की तरफ बॉल मतलब रिसीव होगी, बट द पर्सन सिटिंग इन स्टेशनरी कार ए ऑब्जर्वर दैट द पाथ ऑफ द बॉल इज़ पैराबोलिक। लेकिन वो पर्सन जो कि कार ए में बैठा है और कार ए जो है वो स्टेशनरी है, कार ए मूव नहीं कर रही, तो बेटा बॉल के लिए मतलब बॉल का जो पाथ होगा वो उसे पैराबोलिक नज़र आएगा। ठीक है, बॉल का पाथ उसको इस तरह पैराबोलिक जो है वो नज़र आएगा। लेकिन जो ऑब्जर्वर बी के लिए है, मतलब जो कि कार बी में बैठा हुआ है और जो है वो बॉल फेंक रहा है, उसके लिए बॉल जो है वो वैसे ही डाउनवर्ड मूव करेगी। क्यों? क्योंकि कार जो है वो भी मूव कर रही है और वो बॉल को फेंक रहा है, तो उसी तरह उसको जो है वो कैच कर लेगा। लेकिन क्या होगा, जो ऑब्जर्वर ए है उसके लिए कार जो है कार उसकी स्टेशनरी है, तो उसके लिए जो बॉल का पाथ होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक। आप इसको यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ कार बी जो है वो मूव कर रही है। देखिए कार ए और कार बी जो है वो मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ कार ए और कार बी सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रही हैं, तो यहाँ से कोई भी मतलब कार ए में जो पर्सन होगा वो अगर बॉल फेंकता है तो बेटा उसकी वो उसी स्पीड के साथ वापस आएगी। इसी तरह अगर कार बी में कोई पर्सन बैठा बॉल फेंकता है तो वो भी उसी तरह मतलब जो है वो वापस आएगी। दोनों के लिए मतलब कार ए में बैठे हुए शख्स को भी वैसा ही फील होगा और कार बी में बैठे हुए शख्स को भी वैसा ही फील होगा, क्योंकि दोनों कार जो है वो मूव कर रही हैं और पर्सन दोनों जो है वो रेस्ट पर है। ठीक है, तो यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अगर कार मतलब यहाँ तो कार ए और कार बी दोनों मूव कर रही हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो अर्थ होगा। ठीक है, अर्थ ले रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अगर हम कार बी देखें, कार बी रेस्ट पर आ गई है। ठीक है, कार बी रेस्ट पर आ गई है। अब हम कहेंगे कि कार ए जो है वो मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू कार बी, तो इसका मतलब है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कार बी। कार बी क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों? क्योंकि कार बी के अकॉर्डिंग जो है कार ए मूव कर रही है। तो अभी इसी चीज़ का मैं आपको बताती हूँ कि फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते क्या हैं। ये देखें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Frame of reference is any coordinate system relative to which measurement are taken. Frame of reference कोई भी सिस्टम होता है जिसकी रिस्पेक्ट से आप मेजरमेंट लेते हो। ठीक है, देखें, द पोजिशन ऑफ अ टेबल इन अ रूम कैन बी लोकेटेड रिलेटिव टू द वॉल्स ऑफ द रूम। द रूम इज़ देन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखिए एक रूम है, रूम के अंदर एक टेबल पड़ी हुई है। ठीक है, रूम के अंदर आपने टेबल रखी हुई है। अब आप रूम के अकॉर्डिंग, रूम की वॉल्स के अकॉर्डिंग टेबल का डिस्टेंस बताते हो। आप बताते हो कि रूम में किस जगह पर टेबल जो है वो प्रेजेंट है। तो बेटा यहाँ जो रूम होगा, मेजरमेंट किसके अकॉर्डिंग ली जा रही है, रूम की वॉल्स के अकॉर्डिंग। तो बेटा यहाँ जो रूम है वो क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस सिस्टम के अंदर रहते हुए आप मेजरमेंट लेते हो वो क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर मेजरमेंट टेकन इन द कॉलेज लेबॉर्ट्री, द लेबॉर्ट्री इज़ द रेफरेंस फ्रेम। अगर बेटा कॉलेज लेबॉर्ट्री में आप मेजरमेंट्स ले रहे हो तो कॉलेज लेबॉर्ट्री जो है वो क्या होगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, द फ्रेम विच इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसा फ्रेम जो रेस्ट पर हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। इस कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे या फिर नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। ठीक है, फॉर सच अ फ्रेम द लॉ ऑफ इनर्शिया मस्ट होल्ड। इसमें इनर्शिया का जो लॉ है वो लाजमी होल्ड करेगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव करती ही रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स है वो एक्ट नहीं करती। अकॉर्डिंग टू विच अ बॉडी रिमेन एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एन अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन इन इट। ठीक है, तब तक जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। Any frame of reference which is moving with uniform velocity relative to inertia frame is also an inertial frame. ऐसा कोई फ्रेम बेटा
जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसकी एग्जांपल देखें, अर्थ में भी कंसीडर एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अर्थ को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती है। अ बॉडी प्लेसेस इन अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ आल्सो रिमेन एट रेस्ट। अगर कार में कोई बॉडी है, ठीक है, कार मूव कर रही है, तो कार के अंदर जो बॉडी है वो भी रेस्ट पर होगी अगर अर्थ की रिस्पेक्ट से उसको देखा जाए। दैट्स आल्सो एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बेटा ऐसा फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, मतलब फ्रेम भी मूव कर रहा हो और उसके अंदर जो बॉडी है वो भी मूव कर रही हो, तो उसका हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। जी बेटा, ज़रा इस वीडियो को देखिएगा ज़रा ध्यान से। देखिए बेटा, ये देखिए, ये एक जो है गाड़ी है, ठीक है, और गाड़ी के ऊपर जो है वो एक बॉल मूव कर रही है। यहाँ देखिए गाड़ी रेस्ट पर है, गाड़ी जो है वो रेस्ट पर है, लेकिन बॉल जो है वो मूव कर रही है। और यहाँ इस गाड़ी को देखें, दूसरी गाड़ी को देखें, ज़रा बेटा दोबारा वीडियो देखिएगा। ये देखें, देखिए यहाँ ये कार जो है वो रेस्ट पर है और इसके ऊपर जो है वो बॉल मूव कर रही है। तो हमने यही कहा है कि बॉडी रेस्ट पर हो या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखिए यहाँ ये जो गाड़ी है, गाड़ी जो है वो रेस्ट पर है, ठीक है, और यहाँ गाड़ी को आप कह सकते हो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों? क्योंकि इसी गाड़ी के अंदर जो है वो बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, बॉडी जो है वो मूव कर रही है। और आपको पता है कि ये बॉडी क्या, इसमें बॉल है, बॉल मूव करती रहेगी कब तक, जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करती। तो बेटा ये आपके पास हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यही है ना कि बॉडी रेस्ट पर हो, ठीक है, फ्रेम आपका जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो रेस्ट पर हो और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे, तो उसके जो अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होंगे तो हम कहेंगे कि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो देखिए ये गाड़ी जो है वो रेस्ट पर है, गाड़ी जो है वो रेस्ट पर है और इसके अंदर जो बॉल है, ठीक है, बॉल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के, बॉल जो है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो यहाँ एक्सेलरेशन पर जो बॉल जो है वो मूव करती रहेगी कब तक, जब तक इसके ऊपर नहीं करती। लेकिन अगर हम देखा, पीछे से एक गाड़ी नज़र आ रही है आपको, ठीक है, ये गाड़ी नज़र आ रही है, देखिए गाड़ी यहाँ मूव कर रही है, गाड़ी मूव कर रही है और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, वो इसके ऊपर जो बॉल जो है वो भी मूव कर रही है। देखिए गाड़ी भी मूव कर रही है और बॉल भी मूव कर रही है, तो ये इसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। होप्स बेटा आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम की समझ आ गई होगी। व्हेन अ कार इज़ मूविंग एंड सडनली द ब्रेक्स आर अप्लाइड, बेटा जब कार मूव कर रही है और अचानक से ब्रेक्स अप्लाई की जाए, देन द बॉडी प्लेस इन नो लॉन्गर रिमेन एट रेस्ट। देखिए बेटा सपोज करें कि कार के अंदर आप बैठे हो, ठीक है, कार के अंदर बैठे और कार जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो बेटा आप रेस्ट पर हो, ठीक है। अब अचानक से अगर कार, आप जब तक रेस्ट में हो, क्योंकि कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो आप रेस्ट पर हो, तो ये इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। लेकिन अगर आप अचानक से ब्रेक अप्लाई करते हो, ठीक है, ब्रेक अप्लाई करते हो तो गाड़ी एकदम से रुकेगी। अब क्या ब्रेक अप्लाई करने से आप भी रेस्ट पर होगे? नहीं, आप जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करोगे, मतलब आप आगे की तरफ जो है वो गिर जाओगे। तो इसका मतलब है कि अब आप रेस्ट पर नहीं रहे, आप एक्सटर्नल फोर्स लगी ना, ब्रेक अप्लाई होने की वजह से एक्सटर्नल फोर्स लगी और जिसकी वजह से आपकी पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब हो गई। तो बेटा अगर एक्सटर्नल फोर्स लगने से पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है तो वो कहलाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो गया ड्यू टू अप्लाइंग ब्रेक्स।
then the body placed in no longer remain at rest, so due to the acceleration, car is an accelerated frame of reference. Earth is rotating and revolving, and hence strictly speaking, the Earth is not an inertial frame, but it can often be treated in inertial frame without serious error because of very small acceleration. ठीक है, इसका acceleration बहुत कम होता है, तो इसको sometimes हम जो है वो नॉन inertial frame के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं. अब है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है. द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज कंसर्न विद द वे इन विच द ऑब्जर्वर हु आर इन स्टेट ऑफ रिलेटिव मोशन डिस्क्राइब फिजिकल फिनोमिना. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो उस ऑब्जर्वर के साथ जो है वो कंसर्न करती है जो किसी भी फिनोमिना को डिस्क्राइब करता है रिलेटिव मोशन के रिस्पेक्ट से. ठीक है, किसी दूसरी बॉडी की रिस्पेक्ट से जो है वो किसी फिनोमिना को डिस्क्राइब करता है या रिलेटिव मोशन की रिस्पेक्ट से किसी फिनोमिना को डिस्क्राइब करता है, तो वो क्या कहलाता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो बेटा हमारे पास टू थ्योरीज हैं. इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टू पार्ट्स हैं. फर्स्ट वन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि 1916 में दी गई, और फिर है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि 1905 में दी गई. जनरल थ्योरी में क्या है, द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विद द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू द ईच अदर. बेटा ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनके लिए जो थ्योरी है वो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. और द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विद प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए है, और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ कोई प्रॉब्लम इन्वॉल्व हो रही है तो उसके लिए हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूज़ करेंगे, और अगर जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूज़ करेंगे. इसके बेटा टू पोस्टुलेट हैं. फर्स्ट है द लॉस ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मतलब इनर्शियल फ्रेम के लिए, इनर्शियल फ्रेम है अगर, उसके लिए फिज़िक्स के सभी लॉ जो हैं वो सेम होंगे. ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए फिज़िक्स के सभी लॉज जो हैं वो सेम होंगे. सेकंड पोस्टुलेट है द स्पीड ऑफ द लाइट इन फ्री स्पेस हैज़ द सेम वैल्यू इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाइट की जो स्पीड होगी वो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होगी. ठीक है, सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या होगी, सेम होगी. फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है कि फ़िज़िक्स जो है, फ़िज़िक्स के लॉज जो हैं वो सेम होंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए. अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है तो फिज़िक्स के सभी लॉज जो हैं वो सेम होंगे. और अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट की स्पीड के साथ ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए सी की वैल्यू सेम होगी. इन फर्स्ट यहाँ देखिए, द स्पीड ऑफ द लाइट emitted by flashlight is c measured by two observers, one on the moving track and the other on the road. देखिए बेटा यहाँ एक कार के ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है और एक जो है यहाँ खड़ा हुआ है. अब देखिए यहाँ से फ्लैश लाइट जो है वो फॉल करवाई जा रही है. तो अब ये जो पर्सन जो है यहाँ से लाइट की स्पीड मेजर करेगा, और यहाँ जो पर्सन खड़ा है रेस्ट पर है वो यहाँ से लाइट की स्पीड जो मेजर करेगा, तो दोनों के लिए लाइट की स्पीड जो है वो सेम होगी. ठीक है, क्योंकि दोनों जो है वो रिलेटिव मोशन में है, तो दोनों के लिए लाइट की स्पीड जो है वो सेम होगी. क्यों, क्योंकि यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, दोनों के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अर्थ है. ठीक है, तो ये उसने कहा है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है नेचुरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्पीड की जो लाइट है वो क्या होगी, स्पीड की लाइट जो है वो सेम होगी. The second postulate state an experiment factor speed of light in free space is universal constant, किसकी इक्वल आएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. बेटा इसके रिज़ल्ट्स कुछ स्पेशल थ्योरी के रिज़ल्ट सामने आते हैं. टाइम डायलेशन है. इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू स्पीड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम इज़ नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी. स्पेशल थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, मतलब टाइम कांस्टेंट नहीं रहता. इट डिपेंड्स अपॉन द मोशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मोशन पर. प्रॉपर टाइम क्या होगा, सपोज एन ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी इन एन इनर्शियल फ्रेम. इनर्शियल फ्रेम ले लें और वहाँ कंसीडर करें कि ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पर है. जैसे आप खुद को, आप बैठे हो किसी रूम में बैठे हो, ठीक है, रूम में बैठे हो तो वो रूम जो है वो आपका इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा और आप रेस्ट पर हो. ही मेजर्स द टाइम इंटरवल टी नोट बिटवीन टू इवेंट्स इन दिस फ्रेम. कोई से भी दो इवेंट्स ले लें, कोई काम हो रहा है
उसके लिए आप जो है वो टाइम मेजर कर लो, या 2 बॉल्स ले लो और 2 बॉल्स को जो है वो फेंको और उनका टाइम नोट करो। तो उन ये जो टाइम आप नोट करते हो वो टाइम क्या है, प्रॉपर टाइम है। क्यों? क्योंकि आप रेस्ट पर हो और जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं और आप उनके लिए टाइम जो है वो मेजर कर रहे हो। लेकिन इफ़ द ऑब्जर्वर इज़ मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ इवेंट्स विद वेलोसिटी वी, और द फ्रेम ऑफ इवेंट्स इज़ मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। अब अगर ऐसा हो रहा है कि आप भी मूव कर रहे हो, जो कि ऑब्जर्वर हो आप भी मूव कर रहे हो, और जिन इवेंट्स का टाइम आपने मेजर करना है वो भी मूव कर रहे हैं आपकी रिस्पेक्ट से, और आप उनकी रिस्पेक्ट से मूव कर रहे हो, तो तब टाइम जो है बेटा वो प्रॉपर नहीं होगा। तो उस टाइम को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? टी इज़ इक्वल टू टी नोट। टी नोट आपके पास क्या है, प्रॉपर टाइम है, 1 - v²/c² का स्क्वायर रूट। ये आपके पास वो टाइम आ जाता है जो कि प्रॉपर टाइम नहीं होगा बल्कि रिलेटिविस्टिक टाइम होगा। ये क्वांटिटी जो है इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, क्योंकि टी जो है वो ग्रेटर है टी नोट से। ठीक है, टी जो है वो ग्रेटर होगा टी नोट से। टाइम हैज़ डायलेटेड और स्ट्रेस ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब ऑब्जर्वर मूव करता है तो उसकी मूवमेंट की वजह से, उसकी मोशन की वजह से टाइम जो है वो स्ट्रेच हो जाता है। एप्लीकेशंस में इसकी क्या है, द अमेजिंग रिजल्ट अप्लाइज टू ऑल टाइमिंग प्रोसेसेस। ये हम हर टाइम प्रोसेसेस में इसको अप्लाई कर सकते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कोई भी हो। इवन द अगेन ह्यूमन बॉडी इज स्लो बाय मोशन एट वेरी हाई स्पीड। एजिंग प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज स्लो बाय मोशन एट वेरी हाई स्पीड। बेटा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इफ़ यू आर इन मोशन रिलेटिव टू 2 पॉइंट्स दैट आर फिक्स डिस्टेंस अपार्ट। अगर आप रिलेटिव मोशन में हो किसी ऐसे 2 पॉइंट्स के साथ जिनको आपने फिक्स किया हुआ है, मतलब 2 पॉइंट्स है वो फिक्स डिस्टेंस पर है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लेंथ अपेयर्स टू बी शॉर्टर देन व्हेन यू वर एट रेस्ट रिलेटिव टू देम। 2 पॉइंट्स ले लें, अपने की 2 बॉल्स रख लें और इनके दरमियान डिस्टेंस को मेजर करें। अगर आप रेस्ट पर हैं तो आपकी डिस्टेंस बहुत कम लगेगा। ये इफेक्ट जो है वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। प्रॉपर लेंथ क्या होगी? द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर हु इज रिलेटिव एट रेस्ट इज कॉल्ड प्रॉपर लेंथ। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पर है और वो 2 पॉइंट्स को मेजर कर रहा है, उस मतलब 2 पॉइंट्स की रिस्पेक्ट से वो रेस्ट पर है, तो बेटा लेंथ जो मेजर की जाएगी वो प्रॉपर लेंथ कहलाएगी। रिलेटिविस्टिक लेंथ क्या होगी? इफ़ एन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट्स आर इन रिलेटिव मोशन विद स्पीड वी। अगर ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिलेटिव मोशन पर है विद स्पीड v, तो जो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ l होगी वो कैसे लिखेंगे? l इज़ इक्वल टू l0 1 - v²/c² का स्क्वायर रूट। तो बेटा यहाँ l आपके पास रिलेटिविस्टिक लेंथ है और l0 आपके पास क्या है? आपके पास प्रॉपर लेंथ है। तो ये क्वांटिटी जो है वो <1 होगी, तो प्रॉपर लेंथ जो है वो हमेशा आपकी प्रॉपर लेंथ जो है वो ग्रेटर देन होगी रिलेटिविस्टिक लेंथ से। ये कहाँ का यूज़ होती है? द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू अ स्टार मेजर बाय एन ऑब्जर्वर। अर्थ से स्टार तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए मूविंग स्पेसशिप में वुड सीम स्मॉलर देन दैट द डिस्टेंस मेजर बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ फ्रेम। डिस्टेंस मेजर करना है अर्थ से स्टार तक का, एक ऑब्जर्वर मूव कर जो है वो मूविंग स्पेसशिप में है। ठीक है, स्पेसशिप में रहते हुए अर्थ और स्टार के दरमियान डिस्टेंस मेजर कर रहा है वो हमेशा छोटा होगा देन, मतलब उस पर्सन से जो ज़मीन पर रहते हुए जो है वो डिस्टेंस को मेजर कर रहा है। होप सो बेटा आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।